Hello students, Namaste. Welcome to class 10th Science RBSC CBSE. Our chapter 7 Atomic Theory and Periodic Classification of Elements is going on in this chapter. Our topic is limitations of Bohr's atomic model. Then students, I explained you Bohr atomic model in previous video and his hypothesis, different hypothesis given by Niels Bohr, and he explained hydrogen atomic model. नील्स बोर ने जो अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर हाइपोथेसिस दी थी उसमें हाइड्रोजन के मॉडल को एक्सप्लेन किया और उस मॉडल में उसने हमको बताया था कि रदरफोर्ड और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से जो भी लिमिटेशंस, जो भी ड्रॉबैक्स रह गई थी उन सबको कंप्लीट किया था। बट नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है ये भी इतना सफिशिएंट नहीं था, बिकॉज दिस मॉडल बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम and hydrogen contain only one electron in their outermost shell. But if this model applied for higher elements which contain higher number of elements, it is not proved. जब इसको अधिक इलेक्ट्रॉन नंबर वाले एलिमेंट्स पर लागू किया जाता है तो ये एटॉमिक मॉडल उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इस नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, उनको यहाँ पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो क्या थी उनको यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट है एटम विद लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन की नंबर कैसी है, बहुत लार्ज है। could not be explained by this model, इस मॉडल के द्वारा अधिक संख्या वाले, अधिक इलेक्ट्रॉन संख्या वाले एटम्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मॉडल को क्या यूनिट मान के गिवन किया गया था, हाइड्रोजन एटम के ऊपर ये मॉडल दिया गया था। और हाइड्रोजन के पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर हम ऐसा कोई एटम ले लें जिसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20, 50, 40 कुछ भी, यानी कि लार्ज नंबर है, तो उसे हम इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक है। सेकंड है इसकी ड्रॉबैक्स है थ्रो हाई रिवॉल्विंग पावर एपरेटस, थ्रो हाई रिवॉल्विंग apparatus, हाई रिवॉल्विंग एपरेटस के थ्रू जब आप चेक करते हो, इट वाज नोन दैट the linear spectrum of an atom किसी भी एटम का जो लीनियर स्पेक्ट्रम है इज डिवाइडेड इनटू मोर देन वन लाइन, इज डिवाइडेड इनटू मोर देन वन लाइन। यानी कि अगर आप एक अच्छे एपरेटस से और नील्स बोर के मॉडल में जो स्पेक्ट्रम लिया गया था उस स्पेक्ट्रम का मेजरमेंट करते हैं,
यानी कि हायर क्लासिकल एपरेटस लें और उससे नील्स बोर के स्पेक्ट्रम को मीजर करें। तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइन आती हैं वो मोर देन वन लाइन, एक से अधिक लाइनें उसमें दिखाई देती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। जबकि नील्स बोर ने बताया था कि लीनियर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है और उस लीनियर स्पेक्ट्रम में जो लाइंस होती हैं वो क्लियर होती हैं, लेकिन हायर कैपेसिटी वाले एपरेटस से देखा कि वो स्पेक्ट्रम की लाइन क्लियर नहीं थी, एक लाइन में 2 लाइनें दिखाई दे रही थी। तो इस चीज़ को नील्स बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको नहीं बता सकता, इसका कोई रीजन नहीं बता सका। द रीजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द रीजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोहर्स मॉडल। इसका बोहर मॉडल के द्वारा कोई भी रीजन एक्सप्लेन नहीं किया गया था। थर्ड ड्रॉबैक इसकी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। इट कुड नॉट एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ molecule by atom through chemical bond, तो देखो बच्चों, इट कुड नॉट एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय एटम थ्रू केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाकर एटम्स जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एटम्स जब तक आपस में केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होंगे तब तक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये एटम केमिकल बॉन्डेड हो रहे हैं और केमिकल बॉन्डेड होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को इसका नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, यानी कि एटम से मॉलिक्यूल्स का बनना ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये भी इसकी एक क्या रह जाती है, ड्रॉबैक रह जाती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे हो कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर भी ये 3 ड्रॉबैक्स थी। इन ड्रॉबैक्स को आप लिमिटेशंस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स को जब देखा गया तो इनका कोई भी एक्सप्लेनेशन बोर के द्वारा नहीं दिया गया, तो इस मॉडल को भी प्रूव नहीं किया गया। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए और उन्होंने एटम्स को एक्सप्लेन करने के लिए अपने हिसाब से और एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए थे। लेकिन स्टूडेंट्स अपने सिलेबस में सिर्फ ये 3 मॉडल्स हैं जिनको हमको स्टडी करना है। फर्स्ट आपको स्टडी करना है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सेकेंडली करना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड थर्ड वन इज नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। क्लियर। तो ये एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले एटॉमिक मॉडल्स थे। यहाँ पर एटॉमिक मॉडल्स का पोर्शन समाप्त होता है और अब हम नेक्स्ट पोर्शन में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन की एसेंशियलिटी क्यों हुई। किसी भी चीज़ को आप जब तक क्लासिफाइड नहीं करोगे तब तक आप उसे ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कि हम अगर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पर आप प्रेस्क्रिप्शन रिसेप्ट देते हो डॉक्टर की उस स्टोर वाले को, तो वो फटाक से आपको वो दवा सारी मेडिसिन्स निकाल कर आपको दे देता है, ठीक है ना। अगर उसने उन सभी मेडिसिन्स को दुकान के अपनी शॉप के अंदर क्लासिफाइड करके नहीं रखा होता तो वो आपको इतनी जल्दी मेडिसिन्स नहीं दे पाता। अब आप ऐसा सोचिए कि उसने सारी मेडिसिन्स को एक ढेर बना रखा है
एक साथ डाल रखा है ज़मीन पर, नीचे ढेर बना हुआ है, उस ढेर के अंदर से वो कलेक्ट करता है आपकी मेडिसिन्स को, तो उसको कितना सारा टाइम लगेगा क्या ना, कि कौन सी मेडिसिन मेरे को यहाँ पर सेल करनी है, आपको कौन सी परचेज करनी है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी किराने वाले की दुकान को चेक करते हो तो किराना जो परचून की दुकान होती है उसमें भी आप देखते हो कि वो भी अपने सभी आइटम्स को क्लासिफाइड करके दुकान के अंदर स्टोर करता है। कहीं पर आपको बाथिंग सोप मिलेंगे, कहीं वॉशिंग सोप मिलेंगे, कहीं पर आपको शैम्पूस मिलेंगे, कहीं पर आपको बिस्किट्स मिलेंगे, नमकीन्स मिलेंगी। इन सब को वो अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग केबिन बनाता है और उसके अंदर वो रखता है। अगर वो सारी चीज़ों को एक साथ एक ढेर बना ले और तब वो उसमें से सेल करे तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स का देने का मतलब यही था कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं और अगर इन एलिमेंट्स का हम क्लासिफिकेशन नहीं करें तो हमें इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी, और अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है तो 100-200 एलिमेंट्स के अंदर से हमें जो एसेंशियल एलिमेंट है उसको कलेक्ट करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए इन एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया और इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने ट्राई की, अपने अपने प्रयास किए। और इसी कैटेगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट आए जिनको बोलते हैं डॉबे-रेनर साइंटिस्ट, नेम है उनका डॉबे-रेनर। डॉबे-रेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। इस थ्योरी को इनकी को बोलते हैं हम ट्रायड थ्योरी गिवन बाय डॉबे-रेनर साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डॉबे-रेनर क्लासिफिकेशन को। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देन स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी की हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर अप्रॉक्सीमेटली 31 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। उस समय 31 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया गया था और 31 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाइड किया जाना था। तो क्लासिफिकेशन की जो सीरीज़ थी उसमें सबसे पहला जो नेम है वो साइंटिस्ट आते हैं कौन? डॉबे-रेनर। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट, तो मैं नोट कर रहा हूँ डॉबे-रेनर, REINER। डॉबे-रेनर थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्लासिफाइड, पीछे दिख रहा है क्या? एक तो पीछे यहाँ इसको मैं आगे नोट करता हूँ, है ना? हु क्लासिफाइड एलिमेंट्स एट दैट टाइम। कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ मैं? 1829 की। ठीक है ना? 31 एलिमेंट्स आर नोन। उस टाइम पर कितने एलिमेंट्स पता थे? 31। तो 31 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने की जो जिम्मेदारी थी फर्स्ट ऑफ ऑल किसने उठाई? डॉबे-रेनर ने। ठीक है ना? तो डॉबे-रेनर ने क्या किया? इसने ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो देखो, he made
ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। कितने एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए? 3 एलिमेंट्स के, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी? सेम थी। देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर सेम। सॉरी, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी स्टूडेंट? सेम थी। ठीक है ना? दीज वर कॉल्ड ट्राइड्स, और इनको उसने क्या बोला? ट्राइड्स। दीज वर कॉल्ड ट्राइड्स। थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए, और थ्री एलिमेंट्स के जो ग्रुप बनाए थे वो सब के सब उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी? सेम थी, इसलिए उनको क्या बोला गया वहाँ पर? ट्राइड्स। ठीक है ना? अब ये जो ट्राइड्स के अकॉर्डिंग जो अपने उन्होंने थ्योरी दी थी, जिसको बोला गया था ट्राइड थ्योरी। ही प्रपोज्ड ट्राइड थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसने कौन सी थ्योरी प्रपोज की? ट्राइड थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर एक्सप्लेन किया? ठीक है ना? तो मैं ट्राइड थ्योरी को लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, atomic weight of middle element was equal to the average of atomic weights of remaining two elements and properties, और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, and properties were also in between, being between their properties, also in between their properties। ये ट्राइड थ्योरी है बच्चों, इसको मैं इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। ये ट्राइड थ्योरी है जो गिवन थी किसके द्वारा? डोबे रिनर के द्वारा। ठीक है ना? अब इस ट्राइड थ्योरी में देखते हैं हम, ये जो डोबे रिनर था, इस डोबे रिनर ने अपने टाइम पर 3 ट्राइड्स बनाए थे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ही फॉर्म्ड 3 ट्राइड्स। ठीक है ना? और फर्स्ट ट्राइड है स्टूडेंट्स इसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखो इसको चेक कर लेते हैं पहले फर्स्ट ट्राइड को।
एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ रिमेनिंग 2 एलिमेंट। तो देखो ये मिडिल एलिमेंट हो गया सोडियम। सोडियम मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, ये रिमेनिंग जो दोनों के दोनों एलिमेंट है उनका एवरेज होना चाहिए। तो देखो निकालो स्टूडेंट्स, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 यूनिट होता है और पोटेशियम का होता है 39 यूनिट। इन दोनों का एवरेज निकालिए। तो सोडियम का एटॉमिक वेट निकालने के लिए आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए 2 एलिमेंट है तो 2 से डिवाइडेड कर दोगे तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 23 यूनिट। ये फर्स्ट ट्रायड था इसका, ठीक है ना। यहाँ पर जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक वेट है। और इनकी जो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी है, यानी कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है ना, उनका जो मिडिल है वो प्रॉपर्टीज किसकी हैं, सोडियम की। तो फर्स्ट ट्रायड बन गया। इसका जो सेकंड ट्रायड था वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मैं नाम बोल रहा हूँ सबके, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम तीनों के एटॉमिक वेट नोट करते हैं। इसका तो 40 होता है, इसका 137 होता है। इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, यानी कि इसका मिडिल निकालना है आपको, तो वो आता है 88। क्लियर। ये इसका सेकंड ट्रायड था। इसने एक थर्ड ट्रायड और फॉर्म किया था, वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दोबारा बोल रहा हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट था वो कितना होता है 35 और आयोडीन का होता है 127। दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद एवरेज निकालिए, वो एटॉमिक वेट किसका हो जाता है, ब्रोमीन का। और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है स्टूडेंट्स 80। ये इसका थर्ड ट्रायड था। अब देखो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स टोटल कितने थे उस टाइम पर, 31। ट्रायड कितने बना सका, ओनली ये 3 ट्रायड्स के अंदर इसने कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, 9 एलिमेंट्स को। बाकी एलिमेंट्स को ये डिवाइड नहीं कर पाया। यानी कि ये जो ट्रायड थ्योरी है इन 3 ट्रायड से आगे बढ़ी नहीं। ऐसा संभव ही नहीं हो पाया कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो रिमेन्स 2 एलिमेंट्स का एवरेज आ जाए, ठीक है ना। और ना ही प्रॉपर्टीज़ इसके मिडिल में रहीं। तो इस थ्योरी को यहाँ पर डिस्प्रूव्ड कर दिया गया, इसको प्रूव नहीं किया गया। क्लियर। जब डोबेरिनर की ये ट्रायड थ्योरी डिस्प्रूव्ड हो गई तो इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए और उनका नाम था न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑक्टेव थ्योरी। तो चेक करते हैं हम अगले साइंटिस्ट की ऑक्टेव थ्योरी। क्लियर। जब डोबेरिनर का क्लासिफिकेशन डिस्प्रूव्ड हो गया, फेल हो गया, तो उसके बाद न्यू साइंटिस्ट यहाँ पर कम इन हुए हैं, एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। और एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अपना एक लॉ दिया या थ्योरी दी, जिसे बोलते हैं हम ऑक्टेव थ्योरी कह दो या लॉ ऑफ ऑक्टेव कह सकते हैं हम उसको। लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग इसने बताया था कि जब एलिमेंट्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हो तो एवरी 8th एलिमेंट्स हैज़ सेम प्रॉपर्टीज लाइक फर्स्ट एलिमेंट।
मतलब इसका ये क्या कहना चाह रहा था कि जब आप एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के क्रम में रखते हो तो जो एवरी 8th एलिमेंट है, प्रत्येक 8वां जो तत्व है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट के सेम होती है, ऐसा कुछ इसने कहा। ठीक है ना। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पता लग जाएगा क्या बोला इसने। न्यूलैंड्स गेव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ही गिव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने गिवन किया? न्यूलैंड्स ने। तो उसने क्या किया था? ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in increasing order of atomic mass या atomic weight, order of their, चलो एक वर्ड और लिख दे तो their atomic weight। उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया एंड फाउंड दैट और क्या प्राप्त किया उसने? दैट प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट, प्रॉपर्टीज of 8th element, properties of 8th element were similar to first one, were similar to first one। ये बात बोली इसने। जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करते हो तो ये 8वें तत्व की, 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट के सिमिलर होती है। देखो, और इसका कंपैरिजन, इस लॉ का कंपैरिजन किया गया था स्टूडेंट्स, जो संगीत के 7 सुर होते हैं ना उनसे। संगीत के यानी कि आपके म्यूजिकल जो सुर हैं वो कौन से हैं? देखो, सा रे गा। चलो मैं नोट कर देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ आपको इसको। ठीक है ना, पहले नोट कर लो इसको। लाइक द नोट्स ऑफ म्यूजिक, लाइक्स द नोट्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक नोट्स कौन से हैं वो बताते हैं, है ना। आफ्टर 7 नोट्स, आफ्टर 7 नोट्स, 7 सुरों के बाद 8 नोट इज सेम, 8 नोट इज सेम एज फर्स्ट नोट। तो चेक करो, सा रे गा मा पा दा नी। 7 नोट हो गए, 7 नोट ऑफ म्यूजिकल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो जिस तरह से 7 नोट ऑफ म्यूजिक हैं उसमें आफ्टर 7 नोट्स, ये 7 नोट हो गए ना, आफ्टर 7 नोट्स 8 नोट इज सेम एज फर्स्ट नोट। तो यहाँ पर 8 नोट में कौन सा लिखूंगा बताओ?
सा। अगेन स्टार्ट करूँगा ना इसको, फिर सा रे, फिर से स्टार्ट करेंगे इसको, गा मा पा दा नी। ठीक है ना, हो गए 7। तो देखो ये 7 नोट हो गए। अब 8th नोट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है ना 7 के, यहाँ से काउंट करो, यहाँ 7 हो गए। अब ये 8th हो गया, 8th को देखो कंपैरिजन करके, सेम फर्स्ट के है। इसी तरह से इसको कंपेरेज करो, ये इसके सेम है, इसको कंपेरेज करेंगे तो ये इसके सेम है। क्लियर है ना। तो ये बात बोली इसने। अब देखो एलिमेंट में चेक करते हैं, मैं एलिमेंट को नोट करता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 हो गए स्टूडेंट्स ये। 1 2, चलो मैं इनके यहाँ लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है ना, 20 हो गए। अब इसमें कोई भी एलिमेंट आप चेक कर लो। जैसे देखो मैं इसको चेक करता हूँ, इसको अगर मैं 8th एलिमेंट मानूं, ये क्या मान लिया हमने 8th एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट कौन सा होगा बताओ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स न्यूलैंड्स कहना चाह रहा है कि 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सेम है, यानी कि सोडियम की प्रॉपर्टी सेम हैं लिथियम के। और स्टूडेंट्स दोनों ही मेटल हैं, दोनों ही एल्कली मेटल हैं, और दोनों ही रिएक्टिव मेटल हैं, और दोनों ही मेटल ऐसी हैं जो सॉफ्ट होती हैं और नाइफ से आप इनको कट कर सकते हो। इट मीन्स इट इज़ राइट दैट 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टीज विद फर्स्ट एलिमेंट। ये सच बोल रहा है। अगर आप इस एलिमेंट को यानी कि इसको 8th मानो तो इसका फर्स्ट कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फर्स्ट हो गया। यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? सेम। समझ आ रही है बात? ये है ऑक्टेव थ्योरी, लॉग ऑक्टेव जो न्यूलैंड्स ने दिया था। तो स्टूडेंट्स न्यूलैंड्स का जो ये ऑक्टेव लॉ है ये ओनली 20 एलिमेंट्स तक ही लागू होता है, इससे आगे ये लॉ लागू नहीं होता। ठीक है ना। और जब न्यूलैंड्स ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था उस टाइम पर एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया था और एलिमेंट्स हो चुके थे टोटल 52। 31 से बढ़कर कितने हो गए थे? 52। और यहाँ पर इसको 56 हो गए थे। इसको 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करना था और 56 एलिमेंट्स में से ये ओनली 20 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाइड कर पाया, 20 से आगे ये नहीं बढ़ा। तो इसके इस लॉ को भी क्या कर दिया? डिस्प्रूव्ड कर दिया, नहीं माना गया इसके लॉ को भी, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लासिफिकेशन नहीं दे पाए थे। अब इनके लॉ को भी डिस्प्रूव्ड कर दिया तो इनसे आगे और नए साइंटिस्ट आए और नए साइंटिस्ट का नेम है स्टूडेंट्स मेंडेलीफ। मेंडेलीफ वाज द फर्स्ट पर्सन हु ड्रॉ पीरियोडिक टेबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए पीरियोडिक टेबल को बनाया था। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आप मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करोगे। तब तक के लिए ओके। आज के इस वीडियो में जो आपको एक्सप्लेन किया गया है उसे आप ठीक से समझें। ओके स्टूडेंट्स।